हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मुझे मालूम है आप लोगों के 11th के बेटा एग्जाम भी पास में है और आज हम लोग 11th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे कि आपके 11th क्लास में मैथमेटिक्स के कौन कौन से है ना टॉपिक है। क्योंकि देखो आता सबको होगा बट फिर भी हम लोग एक बार अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर धीरे धीरे करके जो भी हमारे सामने चैप्टर रहेंगे उन पे हम लोग चलते जाएंगे और हम लोग पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट रिवीजन देखेंगे कि आखिर पूरे सिलेबस में क्या है, कैसे है, कैसी छोटी छोटी सारी चीजें हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देखो बेटा कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे पहले चैप्टर से बात करूं कि सेट क्या है, क्योंकि देखो आपका जो पहला चैप्टर है वो ये बताता है सेट के बारे में, सही है ना। वो क्या बताता है? सेट के बारे में। पहला चैप्टर बताता है सेट के बारे में। ध्यान से समझो, मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट होता है उसको कहते हैं कि किसी भी चीजों का एक तरफ से वेल डिफाइंड कलेक्शन, और वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए मान्य हो। आप समझ रहे हो? मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान वहां पे आकर के एक ऑब्जेक्शन खड़ा कर दे कि यार ये चीज तो इस तरीके से नहीं होती है। ऑब्जेक्शंस खड़ा नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं तो मैं ना बाइक का बहुत शौकीन हूं, मेरे पास तमाम बाइक रखी हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई, ये जो मेरी 4 बाइक रखी हुई हैं ये मेरी सारी की सारी बाइक का सेट है। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं भाई मैं ये बाइक का सेट नहीं है, ये कार का सेट है, तो वो कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन उठा देंगे कि यार कार कहां दिख रही है, हमको तो बाइक दिख रही है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये सेट एक तरफ से क्या होता है, सही मायने में वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का भी कह सकते हैं। और लेकिन कोई भी इंसान वो ना कहे कि हाँ यार ये चीज इस तरीके से है। अगर मैथमेटिकल में टर्म में मैं बात करूं कुछ सेट का, मैं आपके सामने एग्जांपल लूं तो जैसे कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ले लिया नेचुरल नंबर। बेटा क्या एग्जांपल ले लिया? नेचुरल नंबर। तो हम क्या जानते हैं कि 1 2 3 4 और बेटा इनफाइनाइट तक ये जो भी जा रहा है हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट है। अगर मैंने आपसे बोल दिया होल नंबर, तो देखो अगर मैंने आपको बोला होल नंबर तो आप अच्छे से समझ गए कि दरअसल में होल नंबर का क्या सीन होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, है ना बेटा। वो 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर। अगर मैंने आपके सामने बोल दिया कि रियल नंबर, लेट सपोज मेरे दिमाग में कुछ बातें आई, मैंने आपको बोल दिया कि रियल नंबर, तो आप क्या बोलोगे कि रियल नंबर हमें मालूम है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हमारे जो भी होता है बीच में रियल नंबर आता है। यह हमारे रियल नंबर का सेट हो गया। अब बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बोल दूंगा कि अगर एक बॉयज हॉस्टल है तो उसमें सारे के सारे बॉयज होंगे, वो उनका सेट है। एक गर्ल्स हॉस्टल है तो उसमें सारी की सारी लड़कियां होंगी, वो एक उनका सेट है। आप मेरी बात समझे ना? तो इसी तरीके से सेट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ना। क्या है? सेट को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। अलग अलग टाइप्स के आपके सामने क्या है, सेट बांटे गए हैं। जैसे एक होता है आपके सामने एम्प्टी सेट। क्या होता है बेटा? एम्प्टी सेट। मैं आपको बता रहा हूं, एक आपका क्या होता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का क्या मतलब है? मैं तुमसे बोलूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज हॉस्टल, अब तुम बताओ कि बॉयज हॉस्टल में कभी लड़कियां होंगी? कभी नहीं होंगी। तो ये सेट कैसा है? एक एम्प्टी सेट है। क्या है ये? एक एम्प्टी सेट है। बहुत बहुत ऐसी चीज जो कि बेटा पॉसिबल ही ना हो। मैं बोलूं कांस्टेंट इन अ वॉवेल, अब बताओ वॉवेल होता है ए ई आई और यू, कहां इसमें कॉन्सोनेंट आया? कॉन्सोनेंट इसमें कहां आया? नहीं आ सकता। तो एक ऐसी चीज जहां पे किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी हो ही ना, वो बेटा एक एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है? वो पूरा का पूरा कंप्लीट एक एम्प्टी सेट होता है। एक बॉल पे 13 रन कैसे मारा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। एक बॉल पे 13 रन, बेटा वो एम्प्टी सेट होगा, ऐसी कोई भी बॉल नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या है।
समझ रहे हो ना? मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या है। ऐसी चीज जो चीज उसमें एग्जिस्ट ही ना करे वो आपका एम्प्टी सेट होगा। चलो खैर, एम्प्टी सेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। एक आपको मैं बेटा सेट के बारे में, ये सब नोट करते जाना ध्यान से, एक आपको मैं बताने जा रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल टोन सेट। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट में ना ये नाम में छुपा हुआ है सिंगल, एक ऐसी चीज जो अकेले रहे, वो सिंगल टोन सेट हो गया। जैसे कि हमारे आसपास तुम सन को देखो तो तुम देख रहे हो ना, सन क्या है? एक ही दिख रहा है ना हमको, तो सन एक तरफ से सिंगल टोन सेट है, दो सन तो हमारे आसपास है नहीं। अब मेरे जैसा स्मार्ट आदमी वो तो भाई एक ही होगा, तो मैं सिंगल टोन सेट में आ जाऊंगा। मजाक कर रहा हूं, एम्प्टी सेट में मैं आऊंगा क्योंकि स्मार्ट में हुई नहीं। तुम्हारी मैं बात कर लेता हूं, क्या मतलब है? तुम तो एम्प्टी में भी नहीं आओगे ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? मतलब सिंगल टोन सेट, मतलब और अच्छी भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं सिंगल टोन सेट का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि वॉच मैंने जो पहन रखी है, तो वॉचेस के जितने भी शौकीन लोग होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वॉचेस का प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होता है अगर आप अच्छी वॉच लो। और हमारे भारत में आप भी जानते हो अनंत अंबानी जो है, उनके पास अच्छी अच्छी वॉच का कलेक्शन है, और जो जितनी ज्यादा लिमिटेड एडिशन की वॉच होती है वो उतनी महंगी होती है। सोचो कि दुनिया में सिर्फ एक वॉच बनी, उसके अलावा और कोई वॉच ना बने। आप लोगों ने रोलेक्स वोलेक्स का नाम सुना होगा, लेकिन रोलेक्स से भी अच्छी अच्छी ब्रांड है, पैटेक फिलिप है, हुब्लो है ना, और भी अच्छी अच्छी बेटा है, वो अलग बात है। तो कुछ ऐसी जो वॉचेज हैं जो कि लिमिटेड एडिशन हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाई जाए, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक बनाई जाए, तो वो सिंगल टोन सेट में काउंट हो जाएगा। या दूसरा चीज, आपसे मैंने बोला कि एक इवन प्राइम नंबर बताओ, तो तुमने कहा कि इवन प्राइम नंबर केवल दो हो सकता है, टू एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है, और टू एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। ये क्या होता है? सिंगल टोन सेट होता है। इनको लिखते भी रहो, ध्यान ध्यान, जो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से लिखते भी रहो। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंगल टोन सेट कहते हैं। खैर, एक चीज और इसमें लेके आगे चलते हैं। आपको दो तरीके के सेट और देखने को मिलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट का ही मतलब हो गया कि जो गिनती में आ सके, ऐसी चीजें जो लिमिटेड हो। जब मैं अपनी घड़ी खरीदने गया था तो वहां उन्होंने बोला कि ऐसी घड़ी सिर्फ 1111 बनी है भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। तो उन्होंने बोला कि ये जो वॉच है सिर्फ और सिर्फ 1111 ही बनी है, और आपकी 52वें नंबर वाली ये घड़ी है। उन्होंने बकायदा इसका टैग वैग सब कुछ एकदम दिया। तो ये क्या मतलब है इसका? क्योंकि 1111 ही बनी है और अब इससे ज्यादा नहीं बनेगी, इसका मतलब है कि वो फाइनाइट सेट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब क्या है कि वो फाइनाइट होगा, ऐसी चीज जो हम बहुत आसानी से गिन सकते हैं, जो चीजें लिमिटेड हो। मैंने आपसे बोला कि 2 से लेकर के 10 तक सारे इवन नंबर, तो 2 से लेकर के 10 तक सारे इवन नंबर बहुत आसानी से मैं पता कर सकता हूं, है ना। इवन नेचुरल नंबर जो भी होगा बहुत आसानी से मैं पता कर सकता हूं। तो बेटा वो हमारा हो गया फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट। अगली मैं बात करता हूं, ऐसे ही एक आपको सेट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट वो सेट की चर्चा हो रही है जो चीजें हमारे गिनती में नहीं आ सकती। आप समझ रहे हो? मतलब जो चीजें अनलिमिटेड हो वो इनफाइनाइट सेट हो गई। जो चीजें क्या हो? अनलिमिटेड हो। जैसे नेचुरल नंबर 1 से लेकर के वो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो डेफिनेटली इनफाइनाइट सेट है। जैसे होल नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है तो डेफिनेटली हमारा वो एक इनफाइनाइट सेट में काउंट होगा। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट क्लियर हो गया, किसी भी चीज की कोई पॉसिबिलिटी ना दिखे। सिंगल टोन सेट मेरा ही जलवा, सिर्फ एक। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट के अंदर चीजें लिमिटेड, इनफाइनाइट के अंदर अनलिमिटेड।
समझ में आया, वो अनलिमिटेड। खैर आते हैं हम लोग इसी पे थोड़ा सा और आगे की तरफ। देखो सेट जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो सेट में पढ़ने के बाद बारी आती है उसके रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बारी आती है? रिप्रेजेंटेशन की। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या लिखता हूं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी भी चीज को किस तरीके से सामने ला के रखा जाए। एक इंसान जब बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, अगर तुम औरतों की बात कर लो, महिलाओं की बात कर लो, लड़कियों की बात कर लो, तो भले ही वो खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन किसी के सामने जब वो जाती हैं तो अपने आप को बहुत वेल मेंटेन अच्छे से प्रिपेयर करके जाती हैं, है ना, कि भाई एकदम नाखून वाखून नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। हम लड़कों का क्या है भाई, हाफ पैंट में कहीं भी निकल गए, 4 दिन से नहाए हो नहीं नहाए हो, मुंह धुए हो नहीं धुए हो, बाल में शैम्पू हो ना हो, भाई चल दिए। कोई कहेगा दिल्ली चलो तो चलो, क्या जा रहा है कि नहीं है? तो लड़कों का तो ऐसे ही होता है। लेकिन वही है कि जब अगर लड़कियां हों, महिलाएं हों, औरतें हों, उनके अंदर ये चीज़ बेटा होता है कि घर से बाहर भी निकलेंगे तो नहा धोआ के निकलेंगे। तो वैसे ही हमारा सेट है, जब सेट हमारे सामने आता है तो एक अच्छे तरीके से सवर करके सामने आता है। बट लड़कियां 2 टाइप की होती हैं, एक जो हल्का सा नहाया धोया, थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ, उसके बाद कहीं पे भी चल दी। दूसरी नहाने धोने के बाद दुनिया भर का मेकअप पोतना चालू कर देती हैं, तब कहीं घर से बाहर निकलती हैं, भले ही उनको 5 ग्राम धनिया ही क्यों ना लेना हो, है ना। तो वही चीज है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में भी 2 तरीके का सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला आपको जो बेटा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है रोस्टर फॉर्म के अंदर। कैसा देखने को मिलता है? रोस्टर फॉर्म के अंदर। एकदम ये सादा, कोई मेकअप नहीं है इसमें, एकदम सिंपल और सादा विद नो मेकअप। और दूसरा जो बेटा देखने को मिलता है वो हमें मिलता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या देखने को मिलता है? सेट बिल्डर फॉर्म। उसको हमको देखने को मिलता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर में एकदम अच्छे से सेट होकर के कहीं पे जाएंगी, बढ़िया एकदम अपने आप को कॉन्फिडेंस लगे उनको कि हाँ भाई हम वेल मेंटेन है सब कुछ। एक वो भी ठीक है, सबका अपना अलग अलग होता है। लड़कों के अंदर भी बेटा ये चीज होता है, जिस दिन नए कपड़े लड़कों को मिल जाते हैं उस दिन एकदम ऐसे चौड़िया के चलते हैं जैसे कि मार्केट में ऐसी तैसी कर देंगे किसी की भी, है ना। अब लड़के देखो, हम जैसे कि जो मतलब लौंडे लफाड़ी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है भाई साहब, उनके पास कैसी भी बाइक क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन सर्विसिंग करा के आएंगे उस दिन उनका ओरा देखो, है ना, क्या ओरा रहता है भाई, ये तो होता है ये चीजें। तो रोस्टर फॉर्म जो होता है बहुत सिंपल और साधारण फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे सारे वॉवेल को एक पास में लिखना है, तो अगर आपको सारे वॉवेल एक पास में लिखने हैं तो कुछ नहीं करना है, आप बस ऐसे लिख दो ए ई आई ओ यू। जो आपके वॉवेल हैं वो आप वॉवेल यहां पे लिख दो। रोस्टर फॉर्म में कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। रोस्टर फॉर्म के अंदर कॉमा का यूज होता है, इस चीज का यूज होता है, रोस्टर फॉर्म में इस चीज का यूज होता है। तीसरी जो चीज है रोस्टर फॉर्म के अंदर, इसका इस्तेमाल होता है, कर्ली ब्रैकेट का, रोस्टर फॉर्म के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या है कि एक यहां पे साइन यूज होता है जिसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट का साइन होता है, सच दैट का साइन कुछ ऐसा होता है, यहां पे सच दैट का साइन इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मुझे इसी वॉवेल को लिखना होगा तो इसी वॉवेल को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। देखो इसको कैसे मुझे लिखना पड़ेगा, ये ऐसे है ना, मुझे लिखना पड़ेगा x इज वॉवेल ऑफ, x is a vowel of English alphabet. English alphabet. X is a vowel of English alphabet. आप ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। ये X हमारा एक सेट है और X क्या है? X is, ये X हमारा एक सेट है पर है क्या? तो X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये सच दैट का साइन लगाना जरूरी है ना। एक एग्जांपल के तौर पे मैं और आपको बात बताता हूं। मान लो कि मुझे यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखना ही पड़ जाए,
मैं इधर लिख देता हूं रोस्टर फॉर्म एग्जाम्पल। मैंने बेटा ऐसे लिखा 2 4 6 8 और ये हमारा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा क्या आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आ गया हमारा। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है? x हमारा एक सेट है और x हमारा बराबर है 2 इंटू एन के। देख रहे हो कितना साफ सुथरा लिखा गया है, कितना मेकअप किया जा रहा है कि x हमारा एक सेट है और जो कि x बराबर है 2 इंटू एन के। क्योंकि मुझे पता चल रहा है ना 2 एकम 2, 2 दूनियाई 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, जो 2 का है यहाँ पे 4 बार तक जा रहा है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि x हमारा क्या है? वो 2 इंटू एन है। अब यहां बताना पड़ेगा वेयर, जहां पर जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। ये जो साइन होता है ना, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। किसका साइन होता है? ये बिलोंग्स टू का। थोड़ा सा आपको साइन के बारे में बताता हूं। ये जो साइन होता है वो साइन होता है बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स के अंदर ये साइन को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। जैसे मान लो कि कोई खूबसूरत सी लड़की हो, अगर तुम्हारे कॉलोनी से हो तो तुम कह सकते हो कि वो लड़की बिलोंग्स टू योर कॉलोनी। तो ये जो साइन होता है भाई वो बिलोंग्स टू का साइन होता है। इसमें मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि मान लो कि ई है तो मैं लिख सकता हूं कि ई बिलोंग्स टू वॉवेल। जो हमारा ई है वो वॉवेल से बिलोंग करता है। समझ में आई ना बात? अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, कि जो 0 है वो होल नंबर से बिलोंग करता है। जो जहां से जो बिलोंग करता, अब मैं हूं तो मैं लिख नहीं सकता हूं कि अश्मित बिलोंग फ्रॉम विद्याकुल, अश्मित बिलोंग्स टू विद्याकुल। बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। खैर इतनी छोटी सी बस बात है और है कुछ नहीं। खैर देख लेते हैं बेटा ये सब सारी की सारी चीजें। ई बिलोंग्स टू वॉवेल, ओ होल नंबर, अश्मित, ये ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं इसी चीज को कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो मेरा स्मॉल n है वो बिलोंग करेगा कहां से? तो वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। कहां से बिलोंग करेगा? वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। पर वो आपको दिखाना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर तो भाई बहुत सारे हैं, पर कहां से कहां तक? तो देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो ये n है वो 1 है और 4 से छोटा है। 1 है, 1 से बड़ा और 4 से छोटा, ऐसे दिखा सकते हो आप। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये चीज ना, ये चीज सीखना ना बहुत जरूरी है। एक बच्चे को ये पार्ट सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ना और डिटेल में समझाता हूं। दरअसल में ये पार्ट को कहा जाता है इंटरवल। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इंटरवल। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इंटरवल। आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं इंटरवल के बारे में, फिर हम लोग चलेंगे इस पे आकर के। देखो मैथमेटिक्स के अंदर इंटरवल का क्या सीन है। मैंने बोला कि आप कोई नंबर सोचो और वो नंबर 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है, और वो नंबर 10 भी हो सकता है और 10 से छोटा भी हो सकता है। ध्यान रखना। तो तुमने एक नंबर सोचा जो कि 10 भी हो सकता है और 10 से छोटा भी हो सकता है, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो 10 हो सकता है तो इसके नीचे ये डंडा जरूर लगेगा। और क्या बोला था कि वो 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो 5 भी होगा और 5 से बड़ा भी होगा। ये चीज क्या बता रही है कि जो तुम नंबर ले रहे हो वो कौन सा नंबर है? वो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा और वो 10 भी होगा। ये बता रहा है ये चीज। यानी कि जब ये आता है ना, ये इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इनको मैथमेटिक्स में कहा जाता है क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं इनको मैथमेटिक्स में? क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं इनको? क्लोज इंटरवल। और अगर मैं तुमसे यह बोलता कि भाई कोई एक नंबर ले लो जो 10 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो, तो आपको यहां पे 10 और 5 नहीं लेना पड़ता। आप जो भी नंबर लेते वो 5 से बड़ा लेते
और 10 से छोटा लेते, 5 और 10 नहीं लेते। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंडीशन में मुझे 6 लेना पड़ता, 7 लेना पड़ता, 8 लेना पड़ता और ये 9 लेना पड़ता। 5 और 10 को मुझे नहीं लेना पड़ता क्योंकि उसने साफ बोला है कि 5 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा, 5 और 10 भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे ऐसे डंडा बना रहता तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई 5 भी मैं ले लूं और 10 भी मैं ले लूं। आई थिंक ये आपको ना क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा होता है ओपन इंटरवल। दरअसल में मैथमेटिक्स में इनको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। इनको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। तो ये आपका होता है क्लोज इंटरवल और ये आपका होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है ये आपका? ओपन इंटरवल। अब ये मान लो कि कोई दो चीजों के बीच में दिखाना है तो क्लोज इंटरवल में बेटा ये पूरा भरना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि 5 से लेकर के 10 के बीच में, तो जब ये भर दोगे ना तो इसका मतलब यह है कि 5 भी हो जाएगा। जब ये भर दोगे इसका मतलब कि 10 भी हो जाएगा, है ना। और जब ये ओपन इंटरवल की बात होगी तो ओपन इंटरवल में जैसे मैंने बोल दिया कि नंबर लो 5 से बड़ा 10 से छोटा, पर हमें 5 तो नहीं लेना ना तो इसको खाली रखेंगे, हमें 10 तो नहीं लेना ना तो इसको खाली रखेंगे, तो जो भी मेरा नंबर आएगा 5 से बड़ा और 10 से छोटा ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। और यही चीज आपको मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे समझाया कि यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल आपको बताते टाइम कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि आप 1 ले सकते हो, 1 से बड़ा ले लो, 4 ले सकते हो, 4 से छोटा ले लो, बस इतनी सी बात है। अगर आप यहां पे चेंजेस ला रहे हो ना तो आप यहां पे ऐसे चेंजेस ला सकते हो, आपको मैं बताता हूं। आप यहां पे चेंजेस लाओ, जैसे आप ये बोलो कि मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा कि मैं 1 ले लूंगा और 5 से मैं छोटा लूंगा, क्योंकि ये देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 5 तक तो नहीं जा रहा ना, 5 से कम ही जा रहा है, तो 1 ले सकता हूं और यहां पे 5 से छोटा लूंगा लेकिन 5 नहीं लूंगा, है ना। इस तरीके से बेटा ये होता है, इंटरवल का ऐसे कॉन्सेप्ट होता है। इंटरवल पे बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कई बार आपको देखो ऐसा भी देखने को मिलता है, एन मान लो कि कोई नंबर हो गया, मैंने बोला कि ऐसा नंबर ले लो जो 2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो सकता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 3 और 4 और 5 भी हो सकता है ना, तो 5 ऐसे ले लिया आपने। तो इसका कैसे बनेगा नोटेशन? ऐसे, यहां ओपन ब्रैकेट है तो खुला रहेगा, यहां क्लोज ब्रैकेट है तो यहां कलर होगा, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि बेटा आपको यह चीज बहुत अच्छे से पता चल गया होगा इंटरवल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ओपन वाला, क्लोज वाला। तो ये रोस्टर हो गया, ये सेट बिल्डर हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा करके एक आपको और एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने आपसे बोल दिया कि आपके सामने 1/2 है ना, 1/2 और ये 2/3, ये 3/4, ये 4/5 ऐसे दे रखा है ना, ये ऐसे दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो बेटा सबसे पहले ये कौन सा फॉर्म है? तो आप कहोगे कि ये रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? सोचो कि क्या इससे एक ज्यादा है, यानी कि अगर ये मेरा एक नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, यानी कि ऊपर अगर मेरा n है तो नीचे क्या है? n+1 है। बोलो हाँ या ना। अगर ऊपर एक नंबर है तो नीचे वाला ठीक उसके एक ज्यादा है, तो अगर ये n है तो नीचे क्या है? n+1 है। तो मैं थोड़ा सजा के इसको लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में कि x हमारा एक सेट है जहां पे x हमारा बराबर है n डिवाइडेड बाई n+1, पर ये n क्या है? नेचुरल नंबर। तो मैं यहां लिखूंगा ना कि जहां पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और ये n कहां है? ऐसा थोड़ी ना है कि इनफाइनाइट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 पे खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है, लेकिन 4 है ना? हाँ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये n है वो 1 है, 1 से ज्यादा भी है, ये 4 है, 4 से कम भी है, 1, 2, 3, 4।
तो वेयर ये बेटा आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये साइन सच दैट का है, इसीलिए ये आपको समझ में आएगा कि ये हमारा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसा है ये, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और वो आपका रोस्टर फॉर्म है। तो बेटा ये दोनों मैंने आपको बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में आप किस तरीके से चीजों को ढूंढ सकते हो, सारी की सारी चीजें सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में सारी चीजें आप देख सकते हो। डन है। चलो अब जब हमारे पास सेट की हम लोग चर्चा करते हैं तो सेट में अगला एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर समझो आप। आपको याद होगा कि मैंने आपको ना बहुत पहले छोटी सी चीज बताई होगी, x, y। आपके मास्टर लोग भी बताए होंगे जब आप छोटी क्लासेस में रहे होंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का y हो गया, x, y। तो ये हमारा पॉइंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं x, y। बोलो हाँ या ना। अगर ये x, y हो गया तो तुम भी जानते हो कि जो ये वाला जो पॉइंट बनता है, ये वाला जो पॉइंट बनता है वो x डायरेक्शन से जा रहा है ना, x डायरेक्शन से जा रहा है। और ये वाला जो पॉइंट जा रहा है वो y वाले डायरेक्शन से जा रहा है। कहां से जा रहा है, y वाले डायरेक्शन से जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि यहां से है, और ये क्या बता रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो x वाला बिलोंग कर रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलोंग कर रहा है। कहां से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो लाइन ऐसे जा रही है। और जो y वाला पार्ट है वो y वाला कहां से बिलोंग कर रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन से, जो कि कहां से जा रहा है, एक वर्टिकल लाइन से जा रहा है। कहां से जा रहा है, वो एक वर्टिकल लाइन से जा रहा है। तो x ये हॉरिजॉन्टल लाइन, y हमारा ये वर्टिकल लाइन, ऐसे करके सारी की सारी चीजें हमारे पास बेटा ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में होता क्या है, ओपी ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि दो हमारे पास सेट से, दो सेट से, या ऐसे समझ सकते हो, सीधे सीधे हटाओ, दो हमारे पास सेट होता है और दो सेट से मिलकर के चीजें बनती हैं। जैसे कि मान लो कि ये लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं, है ना, ये बॉयज के फैमिली वाले हैं, ये बॉयज फैमिली, और ये गर्ल्स फैमिली, वो लड़के वाले और ये लड़की वाले। होगा क्या बेटा यहां पे बताओ, लड़के वाले के फैमिली में लड़का भी होगा और लड़की वाले के फैमिली में वो लड़की भी होगी। तो ये लड़का और ये लड़की, मान लेते हैं कि लड़के का नाम है प्रकृत, है ना, और जो लड़की का नाम है अंजलि। तो बेटा P और A का क्या बना, एक ऑर्डर्ड पेयर बना। यही दोनों तो आगे चल के शादी करेंगे। तो प्रकृत का क्या सीन है कि वो ये वाले सेट से आया है, और जो अंजलि का क्या सीन है कि वो ये वाले सेट से आई है। ऐसे हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। क्या बोलते हैं कि दो जब हमारे पास अलग अलग सेट होता है और वो दो सेट से निकल करके जो चीजें बनती है वो हमारी ऑर्डर्ड पेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, वो ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि थोड़ा और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक सेट ये बना रखा है और एक सेट मैंने ये बना रखा है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कैट और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है डॉग। यहाँ पे है बेटा मिल्क और यहाँ पे है बेटा चिकन। क्या है, चिकन। सोचो कि अगर मैं खाने का ढूंढूं तो जो बिल्ली है वो दूध भी पी लेगी और बिल्ली को चिकन खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं है। तो वैसे ही मैं ये नहीं कह सकता हूं क्या कि जो कैट है वो मिल्क के साथ भी कंफर्टेबल है भाई, और वही जो बेटा कैट है वो चिकन के साथ भी अच्छे से कंफर्टेबल है। कैट मिल्क भी और कैट चिकन भी। अगला देख लो, डॉग भाई दूध भी पी लेगा और डॉग चिकन तो खा ही लेगा। तो यानी कि जो डॉग है वो मिल्क भी कोई इशू नहीं है उसको, और वही जो डॉग है उसको चिकन भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो तुम्हें पता है एक चीज, हम ये पहला मेरा सेट है, ये मेरा दूसरा सेट है, और ए सेट के सभी एलिमेंट को बी सेट से मैंने मिलाया, इसको भी इससे मिलाया, इसको भी इससे मिलाया, तो इनको कहते हैं ए क्रॉस बी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है इनको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट से मिलने लगते हैं और जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकल के आते हैं वो हमारे कहलाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो ए क्रॉस बी आया है इनका इनसे, तो ये क्या आया है बेटा? ये आया है कैट मिल्क कैट चिकन, डॉग मिल्क डॉग चिकन। अब ये सब क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर ही है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सब के सब ऑर्डर्ड पेयर है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब के सब ऑर्डर्ड पेयर है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर की खास बात क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर ये कॉमा ये और ये वाला जो होगा वो पहले सेट से होगा और ये वाला जो होगा दूसरे सेट से होगा। ये हमारे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड एक खास बात, कई बार ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा देखने को मिलेगा दोनों तरफ सेम है ना, दोनों तरफ सेम। जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ चीजें देखी कि यहां भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, यहां भी नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे मान लो कि 1 1 2 3 और ये इन्फिनिट तक जा रहा है, 2 3 और ये इन्फिनिट तक जा रहा है। मैंने कहा 1 1 से मिल गया, तो क्या हो गया? 1 1 क्या हुआ? ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ। बट ये ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कहेंगे डबलेट। इनको हम लोग क्या कहेंगे? डबलेट। अगर कभी भी दोनों साइड सेम रहे, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी दोनों अगर सेम रहे तो उनको हम लोग कहते हैं डबलेट। उनको क्या कहते हैं हम लोग? डबलेट। उनको हम लोग डबलेट कहते हैं। ध्यान रखना ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब सारी की सारी चीजें, ठीक है? अब एक चीज और समझ लो, सेट के अंदर ही थोड़ी सी जिसको हम लोग कहेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट समझो कि यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है कि चीजें थोड़ी यूनाइट हो जाए, सब लोग एकदम एक साथ रहें, वो यूनियन का मतलब है। तो अगर एक सेट ये है और एक सेट ये है, मैं थोड़ा सा ऐसे भी ले लेता हूं, एक सेट मान लो कि ये है और एक सेट मान लो कि ये है ना, दो ऐसे हमारे पास सेट दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है। मैंने आपसे बोला कि अगर ये दोनों सेट आपस में मिल जाए तो बेटा ये ऐसे मिल जाएंगी, है ना, इधर ये क्या है, दोनों के दोनों आपस में सेट मिल जाएंगी। तो ये जब दोनों सेट आपस में मिली तो ये क्या हो गया? यूनियन हो गया। तो ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाता है। यू से ध्यान रखोगे आप लोग, यूनियन। यूनियन ए और बी के बीच में यू वाला साइन आएगा, आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन। यूनियन का मतलब है कि एक साथ जुड़ना। और यूनियन किस तरीके से शो होता है? कुछ ऐसे है, ये आपको कुछ ऐसे शो होता है। ठीक है बेटा, ये आपका यूनियन हो गया, ये आपका पूरा का पूरा ये यूनियन हो गया। एक आपने ऐसे सेट कर लिया, ठीक है, और ऐसे ही आपने इसको भी वो कर लिया, सेम टू सेम, दोनों का कलर एकदम सेम कर लिया, ये आपका यूनियन हो गया। एक सेट दूसरा सेट, ये दोनों का दोनों क्या हो गया बेटा? यूनियन हो गए, सेम एकदम आपने कलर कर लिया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? यूनियन कहलाएंगे। अब इसमें बात क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ए हमारे पास है और ए में है 1 2 3 और 4, वैसे ही मेरे पास बी है, बी के अंदर है 3 4 5, ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 3 4 5, कुछ ऐसे। ए के अंदर क्या है? 1 2 3 और 4, और बी के अंदर क्या है? 3 4 5। बी के अंदर क्या है? 3 4 5। बी के अंदर क्या है? 3 4 5। इन दोनों को मैं आपस में मिला रहा हूं, इन दोनों क्या कर रहा हूं मैं? आपस में मिला रहा हूं। ये ए को
और बी को आपस में मैंने क्या किया, मिला दिया। तो जब ए को और बी को मैं आपस में मिलाऊंगा तो एक चीज तो भाई देखो कंफर्म है कि क्या नजर आएगा मेरे को, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। अब ये 3 अगर इसमें मिल जाएगा तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 2 बार 3 लिखेंगे, क्योंकि आप खुद देखो कि जो बेटा 3 है और जो 4 है वो ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, तो मिलने का यह मतलब नहीं होगा कि वो 2 बार लिखा जाएगा। यूनियन का यही मतलब है, यूनियन का यही मतलब है कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसे एक बार लिखना है, उसे एक बार लिखना है, एक बार लिखना है। बहुत सिंपल है, जो दोनों में कॉमन होगा सिर्फ एक बार लिखना है। तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखा जाएगा। और अगला क्या है, 5, तो बेटा ये 5 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया, ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5, ये मेरा आंसर हो गया, ए यूनियन बी। और एक ऐसा ही चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है कि ये रिप्रेजेंट होता है ऐसे, ए और बी के बीच में ऐसे रिप्रेजेंट होता है, उल्टा यू की तरह। और ये साफ साफ कहता है कि जो कॉमन होगा बस मुझे वही दो। तो यहां ए और बी में कॉमन क्या है, 3 और 4, 3 और ये 4 यहां भी है, 3 और ये 4 यहां भी है, तो 3 4 दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। इसको कॉमन वाले से मतलब होता है, इसको किससे मतलब होता है, कॉमन वाले से। मतलब अगर ए सेट ये दे रखा है, बी सेट ये दे रखा है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से मतलब होगा। कॉमन वाला पार्ट क्या है, इसको कॉमन वाले पार्ट से मतलब होता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन वाला पार्ट। क्या यहां तक बेटा सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। ये यूनियन और क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया। अब इसी में ना एक चीज आपको देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आपको देखने को मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सेट है हमारे पास, सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में पूरक, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक तरफ से होता है हिंदी में पूरक। जैसे कोई अगर अधूरी चीज रह गई हो तो उस चीज को पूरा करने वाली चीज। जैसे अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मरना एकदम तय है, और जब मैं पैदा हो जाऊंगा मर जाऊंगा तो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। समझ रहे हो। जैसे कि तुमने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि 2 एंगल को जोड़ करके 90 आना चाहिए। अगर एक 30 है तो दूसरा क्या होगा, तो 60 होगा, है ना। वो कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का ही मतलब होता है पूरक। अब मान लो कि मैंने आपके सामने ये बोला कि वॉवेल है, तो वॉवेल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक मेरे पास सेट है और ये क्या है, ए ई आई ओ और यू, ये हमारा पूरा का पूरा क्या बच्चा, वॉवेल है। तो बताओ कि आखिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज ये ऐसे नजर आएगा, इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगता है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताता है ना। कॉम्प्लीमेंट आखिर कैसे आएगा, तो तुम बताओ कि वॉवेल का कॉम्प्लीमेंट क्या बन सकता है। तो सबसे पहले वॉवेल कहां से निकला है, अल्फाबेट से। बोलो हाँ है ना, अल्फाबेट से निकला है। अल्फाबेट कितने होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। तो अगर ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट है और उस अल्फाबेट में से अगर तुम वॉवेल निकाल लोगे तो तुम्हारे पास बचा ही क्या, कॉन्सोनेंट बचा ना। क्या बचा, कॉन्सोनेंट। तो इसीलिए अगर कभी भी अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो कहते हैं कि u माइनस ए, जो भी यूनिवर्सल सेट है वो यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दे रखा है वो सेट तुम्हें घटाना है, वही तुम्हारा आंसर होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, बात जब चल रही है वॉवेल की, तो वॉवेल कहां से आया है, अल्फाबेट से निकल के आया है। कहां से निकल के आया है, अल्फाबेट से निकल के आया है। अल्फाबेट में 2 चीजें, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कॉन्सोनेंट और
वॉवेल। यही कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिल करके अल्फाबेट बनाते हैं। और जब मैं इसमें से वॉवेल को घटा ही दूंगा तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट। ए से लेकर के जेड तक में अगर मैं वॉवेल को गायब ही कर दूंगा तो कॉन्सोनेंट ही बचेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर मान लो कि एक ऐसा सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू जो कि वॉवेल है और उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, u माइनस ए। और u माइनस ए का क्या मतलब हो गया, u हमारा पूरा का पूरा अल्फाबेट, अल्फाबेट से अगर तुम वॉवेल घटाओगे तो क्या बचेगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आई थिंक, पता नहीं स्पेलिंग मेरे को ध्यान से देख लेना, कॉन्सो में लिख देता हूं ताकि बार बार वो ना हो, ठीक है, कॉन्सो, कॉन्सोनेंट। आ रही ना बात समझ में मेरे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। एक एग्जांपल और लेता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। बेटा मेरे पास ना एक रियल नंबर का सेट है, समझना थोड़ा, एक मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर कह रहा हूं, सॉरी, होल नंबर। क्या मेरे पास एक होल नंबर है, मेरे पास क्या एक होल नंबर है, उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, जो कि ऐसे जा रहा होगा, वो 0 1 2 3 ऐसे करके वो इन्फिनाइट तक जा रहा होगा। होल नंबर का मेरे पास एक सेट है जो कि मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। मैंने पूछा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने यहां से पूछ लिया आपसे कि आखिर ये बताओ कि आखिर ये ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, होल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो सबसे पहले ढूंढो कि यूनिवर्सल क्या है। तो यूनिवर्सल सेट तुम्हारा रियल नंबर होता है, क्योंकि देखो रियल नंबर को अगर तुम अच्छे से देखोगे तो बेटा रियल नंबर क्या कहता है, माइनस इन्फिनिटी, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, 0, ये 1, ये 2 और ये चलते जाओ इन्फिनिटी। ये क्या है, रियल नंबर है। मैं ऐसे खींच देता हूं लाइन, ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो उसने क्या बोला है कि इस रियल नंबर में से जो कि क्या है, एक यूनिवर्सल है, u माइनस का a करना है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, और इस यूनिवर्सल सेट में से होल नंबर गायब कर दो। तो बेटा क्या आपको बचा, रियल नंबर बचा, लेकिन सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर बचे। क्या बचे, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर, आपको r नेगेटिव बचा। इसीलिए मेरा कह सकता हूं कि अगर एक हमारे पास होल नंबर दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो r नेगेटिव होगा, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर होंगे, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, बढ़िया, कोई होनी भी नहीं चाहिए, वैसे बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो चलो हम लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया, होल नंबर का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी देख लिया। दरअसल में अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आपके 12th क्लास के अंदर रिलेशन और फंक्शन का उतना कुछ बहुत, सॉरी 11th क्लास के अंदर रिलेशन और फंक्शन का उतना तो खैर क्रेज नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आपको ना चीजें समझनी पड़ेंगी रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड। जब दो सेट आपस में मिलते हैं तो बेटा रिलेशन बिल्ड करते हैं, ध्यान रखना, जब दो सेट आपस में बनते हैं तो क्या करते हैं, वो एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। और एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो फंक्शन देता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो कि आपको एक फंक्शन बना के देता है, और इसमें कुछ नहीं है, समझ रहे हो, बस इतना है। तो समझो एक बार रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कैसी कैसी चीजें हैं हमारे सामने, देखना। देखो सबसे पहले मेरे पास ये एक सेट है और ये एक मेरे पास सेट है, ये मेरा सेट A बना और ये मेरा एक सेट B बना, सही है ना, एक सेट A बना और ये एक सेट B बना। मैंने बोला कि यहां पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, यहां पे मैंने बेटा कुछ नंबर लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, जहां पे A और B कह सकते हैं कि दोनों को दोनों बराबर ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे पूरे के पूरे हैं, ठीक है।
अब मैं पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट में एक रिश्ता बनाने जा रहा हूं। तो बताओ, जब दो परिवार के बीच में रिश्ता बनता है तो कैसा रिश्ता बनेगा? अगर मैं एक नई फैमिली बनाने जाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि मुझे वहां शादी करना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किसी से दोस्ती का रिश्ता बनाऊं, जहां पे मैं उनकी माँ को अपनी माँ समझूं, उसकी बहन को मैं अपनी बहन समझूं। दोस्ती का भी तो बेटा रिश्ता बनता है, दोस्ती का भी रिश्ता बनता है वहां पे। खैर ठीक है, तो मैं यहां एक सेट से दूसरे सेट में रिश्ता बनाने जा रहा हूं, और एक मैं ऐसा रिश्ता बना रहा हूं, मैं बोल देता हूं कि A डिवाइड B। मैंने कहा कि वो सारे के सारे चीजें निकाल के सामने लाओ जो A B को डिवाइड करे, जो A जो हो वो B को डिवाइड करे। तो सोचो जरा कि अगर A B को डिवाइड करे तो ऐसा रिश्ता क्या हो सकता है? एक जो है वो सबको डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है वो सबको डिवाइड करता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो 1 है वो 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 आपका 4 को भी डिवाइड करेगा। 1 तो सबको डिवाइड करेगा, करेगा ना बेटा? 1 तो सबको डिवाइड करेगा। अब सोचो, जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा? तो 2 को और 4 को। तो बेटा ऐसे लिख देते हैं 2,2 और 2,4। अब ये 3 किसको डिवाइड करेगा? तो सिर्फ 3 को। ये 4 किसको डिवाइड करेगा? तो सिर्फ 4 को। किसको डिवाइड करेगा ये? सिर्फ 4 को। तो ये जितने भी मेरे हैं ये सब क्या हैं? अच्छे अच्छे ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए हैं। क्या निकल के आए हैं? सारे के सारे एक बढ़िया बढ़िया मस्त ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए हैं। और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या बता रहे हैं? ए और बी के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। ए और बी के बीच में क्या बता रहे हैं? रिश्ता बता रहे हैं। तो अगर आपसे मान लो कि इसके अंदर ये पूछ लिया जाए, बहुत आराम से पूछ लिया जाए कि इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर में डबलेट कितने हैं? डबलेट आपको मैंने बताया ना, डबलेट कौन से? जो सेम हो। तो 1,1, तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका डबलेट है। ये आपका क्या है? डबलेट है। ध्यान रखना, ये आपका क्या है? डबलेट है। ये 1,1 आपका क्या है? डबलेट है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये आपके क्या हो गए? डबलेट हो गए। तो ये रिलेशन और फंक्शन की बारी है। अब जानते हो रिलेशन और फंक्शन में ना एक डिफरेंस होता है। रिलेशन और फंक्शन में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जैसे तुमने रिलेशन में देखा कि जो 1 था वो यहां 1 से भी मिल रहा था, 1 2 से भी मिल रहा था, 1 3 से भी मिल रहा था, और ये 1 4 से भी मिल रहा था। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में ये चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है कि एक आदमी 4-5 जगह जा करके खाना खाए। वो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, उसका पेट फट जाएगा ना। सब लोग मिथिला से थोड़ी होते हैं, मिथिला वाले बहुत खाते हैं भाई। तो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि एक आदमी जो है वो इधर सब जगह जा करके खाना खाए। ये हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन फंक्शन में ये चीज नहीं होता। बट फंक्शन में होता क्या है? दरअसल में फंक्शन में कहा जाता है कि अगर 2 आदमी एक जगह जा रहे हैं तो वो ठीक है, ओके, वो चलेगा। अगर 2 आदमी एक जगह जा रहे हैं तो वो चलेगा। लेकिन अगर एक आदमी 2 जगह जा रहे हैं तो बेटा ये नहीं चलेगा। ये मतलब फंक्शन में साफ साफ है भाई कि नहीं चलेगा। ये चीज जो तुम्हारी वो नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ये फंक्शन में नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, फंक्शन में ये चल जाएगा। जैसा आपको मान लो कि मैंने आपसे बोला कि एक फंक्शन है, आपको मैंने बोल दिया x², तो आप खुद देखो बेटा, -2 का भी जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और +2 का भी जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। तो बिल्कुल सही है, ये ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। -1 का भी आपका स्क्वायर 1 होता है, +1 का भी स्क्वायर आपका 1 होता है। लेकिन अगर आप ये सोचो
कि ये चीज ऐसी हो कि एक ही चीज अलग अलग जगह जा रही हो, बेटा वो पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन में और रिलेशन में, तो मैं आपको एक बता भी देता हूं कि दरअसल में मेन फंक्शन में फंक्शन की डेफिनेशन है क्या। फंक्शन की डेफिनेशन मेन क्या कहती है? फंक्शन ये कहता है कि मैं एक स्पेशल टाइप का रिलेशन हूं। फंक्शन क्या कहता है? स्पेशल टाइप का रिलेशन हूं मैं। क्या हूं मैं? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हूं। मैं क्या हूं? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हूं वेयर एवरी डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज, है ना, अकेला इमेज होना चाहिए। क्या है वो? एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब तुम्हें पता है बात यहां पे क्या, ये वही कहानी है कि जहां हम जा रहे हैं मिलने के लिए वो इकलौता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज दो दो जगह काम चला रहा हूं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। एक यूनिक होना चाहिए। अगर ये है तो इसका एक अलग ही, एक यूनिक ही होना चाहिए। तो यहां एक वर्ड आया है जिसको हम लोग कहेंगे डोमेन, और एक मैंने आपको यहां पे वर्ड लिखवाया है जिसको हम लोग कहते हैं इमेज। तो बेटा आपको मैं अभी दोनों वर्ड समझा रहा हूं कि दरअसल में डोमेन क्या है और इमेज क्या है। बट पहले समझो, अगर ये एक सेट है और ये भी हमारे पास एक सेट है, मैंने यहां बोल दिया है 1 2 3, ये हमारा एक सेट है, और बी वाले सेट के अंदर 1 4 9, और लेट सपोज एक मैंने और भी यहां पे डाल रखा है 16, कुछ ऐसे मैंने रख दिया है ना, कुछ मैंने ऐसे रख दिया है। और मैंने बोला आपको कि आप एक काम करो, जैसे मैंने पहला सेट रखा, तो देखो जो मैंने सेट ए आपके सामने लिया है, वो सेट ए क्या लिया है बेटा? वो मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया है। और कहां से लेके कहां तक लिया है? 1 2 3 का, 1 का, 2 का और 3 का। और जो मैंने दूसरा जो सेट लिया है, जो मैंने सेट लिया है, ये सेट किसका लिया है? तो ये स्क्वायर का लिया है ना, ये स्क्वायर का। बट वो स्क्वायर का कहां से है? तो जो नंबर है वो 4 है, 4 से छोटा है, और वो 1 है, 1 से बड़ा है। ऐसे ही तो मैंने ले रखा है ना। तो ये दोनों सेट को मुझे मिला करके एक ऐसा फंक्शन चाहिए, मतलब मैं ऐसा एक फंक्शन ढूंढ रहा हूं जहां पे एफ ऑफ एक्स, मतलब मुझे एक ऐसी चीज क्रिएट करनी है जहां जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हों वो सब स्क्वायर वाले हों। जैसे मैं अगर देखूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आया समझ में बात? 3 का स्क्वायर 9। तो तुम देखो यहां पर सबसे पहले क्या ये फंक्शन है? आंसर है हाँ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है। ये जो आपके कहलाते हैं वो डोमेन कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाएंगे? 1 2 3, ये क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। पहली चीज ध्यान रखना, ये क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। अब ये जहां जहां जा करके मिला है, यानी कि जो भी इसने अपनी इमेज बनाई है, तो यही इमेज का यहां पे जिक्र किया हुआ है कि 1 1 के पास इमेज बना रहा है, 2 4 के पास, 3 9 के पास। तो जो ये इमेज बनाया है, कहां कहां बनाया है इमेज? तो ये बनाया हुआ है आपका 1 पे, 4 पे और 9 पे। तो इसी को मैथ के भाषा में रेंज कहा गया है, इसकी औकात यहीं तक है। तो मैथ के भाषा में इसको क्या कहा गया है? रेंज कहा गया है ना। ये पूरा का पूरा रेंज कहा गया है। और मैं आपको एक और चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जिसको मैं कहता हूं कोडोमेन। क्या कहता हूं मैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन की डेफिनेशन बहुत साफ है, कंप्लीट सेट ऑफ बी, कंप्लीट सेट ऑफ बी। ये बी वाली पूरी की पूरी जो सेट है वो हमारी क्या कहलाती है? कोडोमेन कहलाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 4 9 और ये 16, ये हमारे क्या कहलाएंगे?
कंप्लीट सेट कहलाएंगे, है ना, कंप्लीट सेट ऑफ बी कहलाएंगे, जो कि हमारा ये कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है ना, ये हमारा कोडोमेन कहलाएगा। तो फंक्शन की यही सीधी सीधी बातें हैं। डोमेन क्या था मैंने आपको बेटा बता दिया कि देखो डोमेन ये वाला पार्ट है, इसको हिंदी में ना प्रांत कहते हैं। ये आपका रेंज जो कि ये वाला पार्ट है, ये आपका कोडोमेन, ठीक है, ये आपका कोडोमेन, वो डोमेन हो गया, वो रेंज हो गया, आपका ये कोडोमेन हो गया, दैट्स इट। तो आपका फंक्शन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आपके सिलेबस में कुछ फंक्शन के टाइप भी दिए हैं, आप समझ रहे हो, कुछ आपके सामने फंक्शन के ना टाइप भी दिए हैं, टाइप ऑफ फंक्शन, आपके फंक्शन के टाइप भी दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन का टाइप आपको मैं समझाने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं वन वन फंक्शन। क्या हम लोग बोलेंगे बेटा इसको? वन वन फंक्शन, ये हमारे होगा वन वन फंक्शन। तो समझना बेटा वन वन फंक्शन क्या होता है, बस बहुत सिंपल है। एक हमारे पास सेट ये दे रखा है, एक हमारे पास सेट ये दे रखा है। जैसे अभी हमने लिया था 1 2 3, 1 2 3 4, सॉरी क्या था, कुछ और था ना, आई थिंक 1 4 9 और 16। आपने क्या देखा, अभी मैंने क्या देखा था कि मैंने जो भी रिलेशन बनाया था वो एक्स स्क्वायर पे बनाया था, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। तो जितने भी डोमेन है वो सारे के सारे डोमेन अपनी अलग अलग यूनिक इमेज उसने दिया था कि नहीं दिया था, है ना, 1 1 से 2 4 से 3 9 से। तो एवरी डोमेन, जितने भी डोमेन है आप ध्यान दो, एवरी डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज, हैज इट्स यूनिक इमेज, सबके पास एक अनोखी इमेज है। बेटा ये आपका हो गया 1 1, ये आपका क्या हो गया 1 1। आप देखो ना 1 1 से 2 4 से 3 9 से, ये आपका क्या हो गया 1 1। अब एक इसी का ना टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं मेनी वन। क्या हम लोग कहेंगे इसको? मेनी वन। अब मेनी वन में कहानी ये हो जाती है कि अगर एक मैंने रियल नंबर यहां बनाया, एक मैंने रियल नंबर यहां बनाया, अगर ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जो कि रियल नंबर ही अगर मैं ले रहा हूं, है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अगर मैं रियल नंबर ही ले रहा हूं, तो रुको, यहां मैंने रियल नंबर ले लिया, यहां मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, 1 2 3 4 और ये इन्फिनिट तक, ये माइनस इंफिनिटी, माइनस का 1 0 1 2 ऐसे करके चलता जा रहा है। यहां मैंने बेटा देखो थोड़ा सा चीजें ट्राई करा, कैसे, इधर रियल नंबर का सेट है, इधर नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने यहां भी वही बोला कि x का स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैंने -1 का स्क्वायर देखा तो देखो ये 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर देखा, 0 का स्क्वायर तो इसमें, अरे मतलब कि मुझे यहां पे 0 नहीं लेना पड़ेगा, तो यानी कि मुझे यहां पे सारे के सारे रियल नंबर लेने पड़ेंगे। आर स्टार डाल देता हूं, आर स्टार है जो कि मैं बोल देता हूं कि आर स्टार इज इक्वल्स टू सारे के सारे रियल नंबर माइनस 0, है ना, इसमें 0 नहीं है। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब मैं 1 का भी स्क्वायर देखता हूं तो 1 हो गया, है ना, -1 का भी यहां पे 1 हो गया। -1 का देखो स्क्वायर कितना होता है 1, +1 का देखो स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये दो इमेज बनी ना, -1 की भी यहां पे, 1 की भी यहां पे, इमेज एक ही है 1, बट दो डोमेन की बन गई, दो लोगों की इमेज बन गई। तो ऐसे कंडीशन में हम इनको कहते हैं क्या, मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेनी वन फंक्शन। मैं आपको मेनी वन का 2-3 एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखो एक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मॉडुलस फंक्शन। तो जब आप मॉडुलस फंक्शन को देखोगे तो वो कहता है कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। वो कहता है कि मैं एक ऐसी मशीन हूं कि अगर तुम मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर डालो तो मैं तुम्हें पॉजिटिव प्रोवाइड करूंगा। वो ये कहता है कि मैं एक ऐसा मशीन हूं कि अगर तुम नेगेटिव नंबर डालो तो मैं तुम्हें पॉजिटिव प्रोवाइड करूंगा, और अगर मान लो पॉजिटिव नंबर डाल दिया तो कह रहा तो भी मैं तुम्हें पॉजिटिव ही प्रोवाइड कराऊंगा। पॉजिटिव दोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखो ना कि अगर मैं यहां पे -5 कंसीडर करूं तो भी मुझे क्या देगा 5,
और +5 कंसीडर करूं तो भी मुझे क्या देगा 5। तो दो चीजों की सेम वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसीलिए ये क्या है, कैसा एक है, तो बेटा मॉडुलस फंक्शन कैसा है, मेनी वन है। कैसा है, एक मेनी वन फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक मेनी वन फंक्शन है। मैथ्स में एक फंक्शन और ऐसा बहुत फेमस है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या हम लोग बोलेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझो थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, और IIT JEE वगैरह का बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है कि y इज इक्वल्स टू ऐसे x, ये ब्रैकेट बहुत अच्छे से ध्यान देखना। जब विद्याकुल के अंदर कोई भी टीचर की हायरिंग होती है तो अक्सर उनसे इंटरव्यू में ऐसे सवाल मैं पूछता हूँ जरूर, तो बेटा ध्यान रखना ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और बहुत सारे टीचर हैं जो गच्चा खा जाते हैं सिर्फ इसी में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो खैर आ जाओ इधर ध्यान देते हैं। y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, सॉरी मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। पता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नियम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये नियम है कि मान लो कि अगर ये x है और ये तुम्हारा y है, और तुम चीजों को ऐसे लेके चल रहे हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अगेन ये 1, ये 2, 3, 4, और अगेन वो मान लो कि 5 तक जा रहा है। आप ऐसे लेके चीजों को चल रहे हो। आपको अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो आप कहोगे कि इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। अगर मैंने आपको बोला 1.3 तो आप कहोगे तो भी 1। अगर मैंने आपसे बोला 1.5 तो भी 1, 1.7 तो भी 1। तो ये कब तक 1 मिलेगा, तो जब तक ये 2 के करीब नहीं पहुंच जाता। मतलब 1 पॉइंट के ठीक बाद और 2 से ठीक पहले जो भी इसके अंदर आएगा वो सबका आंसर 1 होगा। मतलब कि देखो 1 के ठीक बाद आंसर 1, और 2 के ठीक पहले तो भी आंसर 1। ठीक ऐसे ही 2 के ठीक बाद 2.1 तो आंसर क्या 2, 2.00001 तो भी आंसर क्या 2। तो 2 के ठीक बाद और 3 से ठीक पहले 2.9999999999 तक तो भी, क्योंकि 3 तो नहीं हुआ ना, तो भी यहां पे बेटा क्या होगा, आंसर 2 होगा, यानी कि 2 यहां पे। वैसे ही ठीक 3 और 4 के बीच में तो 3 और 4 ऐसे, 4 और 5 के बीच में ऐसे। तो ये तुम्हें जो सीढ़ी बनती हुई नजर आ रही है, और इसी सीढ़ी की वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम स्टेप फंक्शन भी है। इसी रीजन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो स्टेप फंक्शन भी है। यही इसका मेन रीजन है। और तुम देख रहे हो ना सारी चीजें, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1, 1.5 पे भी 1, 1.7 पे भी 1। दैट इज द मेन रीजन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता है, एक मेनी वन फंक्शन होता है। और ये आपको क्लास 12th में भी काम आएगा, जेई में भी काम देगा, और CUT वगैरह में भी काम देगा। तो बेटा ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये ना कुछ फंक्शन की जानकारी है जो कि मैंने आपको 1 बताया, मेनी वन बताया। एक ऐसा फंक्शन इसमें और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑन्टो फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, ऑन्टो फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन कहा जाता है। ऑन्टो फंक्शन का नियम बहुत साफ है कि रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होने चाहिए, वो आपके कहलाएंगे ऑन्टो फंक्शन। रेंज और कोडोमेन क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों आपके बराबर होने चाहिए। जिस दिन आपका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गया, समझ लो कि भाई वो आपका क्या है, एक ऑन्टो फंक्शन है। जैसे
एक सेट हमारे पास ये है, एक सेट हमारे पास ये है। मैंने आपसे बोल दिया कि 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 4 है ना, ये इस तरीके से आपका। और मैंने बोला y इज इक्वल्स टू x होना चाहिए, तो 1 1 के पास भी जाएगा, 2 2 के पास जाएगा, 3 3 के पास, 4 4 के पास। तो रेंज क्या है, जहां जहां तीर गया है, तो तीर कहां कहां गया है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये रेंज है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के। तो कोडोमेन क्या है, कंप्लीट सेट। तो कंप्लीट सेट भी यहाँ क्या है, 1 2 3 और 4। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो आपको बेटा समझ जाना चाहिए कि ये हमारा क्या है, एक ऑन्टो फंक्शन है। ये हमारा क्या है, ये एक ऑन्टो फंक्शन है। जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वो आपका ऑन्टो फंक्शन कहलाता है ना, इतना चीज। और मैं आपको बताता हूं, हालांकि ये एक ऑन्टो फंक्शन तो है, ये साथ ही साथ ऑन्टो फंक्शन के साथ साथ, ऑन्टो फंक्शन के साथ साथ ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। कैसा फलन है ये एक द्विआच्छादी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। बाइजेक्टिव फंक्शन बोले तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो। तो ऑन्टो तो है ही क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर है, और 1 1 भी है क्योंकि ये मेनी 1 नहीं है। 1 1 के पास, 2 2 के पास, 3 3 के पास, 4 4 के पास। और इसके बारे में अगर डिटेल देखो, बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, तो 12th क्लास का ये टॉपिक है। मैं 12th क्लास में इसको बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसको समझाता हूं। आप वहां पे भी बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। खैर, तो ये आपका क्या हो गया, एक ऑन्टो फंक्शन का पार्ट हो गया। ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ये आपका एक ऑन्टो फंक्शन हो गया, ठीक है। तो सेट के बारे में पता कर लिया, रिलेशन के बारे में पता कर लिया, फंक्शन के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है। सेट के बारे में, रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में। अब देखो बात क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जानते ही हो, प्योर वो फॉर्मूले के ही बेसिस पे है सारी चीजें। और ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले का वीडियो आपको अपलोड करा दिया है, तो आप एक बार जाकर के वहां से सारी की सारी फॉर्मूले वहां से ट्राई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे फॉर्मूले मैंने, सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां आपको बता रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद अगर आप अगले चैप्टर की तरफ चलोगे तो आपको दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है कुछ नहीं, सब फॉर्मूले पे ही है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ एक ही फॉर्मूला है, आयोटा वाला। उसी पे बेटा पूरा का पूरा वो गेम है, और वो भी मैंने उस फॉर्मूले वाले सेक्शन में ही ले रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो और आपके सामने क्या आएगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, जो एनपीआर वाला है और एनसीआर वाला है। तो एनपीआर और एनसीआर के भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बेटा उसी में सारे के सारे डिटेल में मैंने लगा रखे हैं। आप वहां से भी चाहो तो देख सकते हो, कोई आपको इशू नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन के मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत एक तरफ से वो हो जाएगा, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कुछ कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैंने आपको बताया ही है। स्ट्रेट लाइन में एक जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है स्लोप का, और एग्जाम में आपको यहां सही क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्लोप से। स्लोप का कॉन्सेप्ट है, तो स्लोप को हम लोग क्या करते हैं कि एम से रिप्रेजेंट करते हैं पहली चीज। और ये एम किसके बराबर होता है, तो बेटा ये tan थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर सही मायने में देखा जाए, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और अगर कोई भी हमारे पास एक लाइन है ऐसी, तो बेटा ये हमारी क्या कहलाएंगी, स्लोप कहलाएगी। अगर हम इसका tan थीटा कैलकुलेट करें, ये क्या कहलाएगी, ये स्लोप कहलाएगी। आपके एग्जाम में स्लोप से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती हैं कि अगर एक स्लोप ऐसे है और एक स्लोप ऐसे है, और दोनों का दोनों जो स्लोप है अगर वो 90 डिग्री पे है, तो ये कहा जाता है कि m1 और m2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो कि ये स्लोप हो गया m1 और ये स्लोप हो गया m2, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये माइनस का 1 आएगा। ये क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। m1 और m2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। और अगर यही स्लोप मेरे लिए बराबर हो, ये हो गया और ये हो गया, एक मेरे पास स्लोप ऐसा हो m1 और एक मेरे पास स्लोप ऐसा हो m2, तो जब m1 और m2 बराबर होता है, जब m1 और m2 बराबर होता है,
तो ऐसे कंडीशन में हम इनको कहते हैं कि ये दोनों स्लोप क्या है, पैरेलल है। दोनों स्लोप क्या है, पैरेलल है। तो ये स्लोप क्या है, पैरेलल है। तो आपके एग्जाम के अंदर बेटा यहां से क्वेश्चन 110% पूछेगा। पैरेलल स्लोप m1 m2 दोनों बराबर, परपेंडिकुलर स्लोप जो 90 डिग्री पे होता है वो आपका m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में -1 आना चाहिए। ये एक बहुत बहुत उसमें वो है। कोनिक सेक्शन से भी थोड़ा सा सवाल आपको पूछ सकता है, खास करके सर्कल से रिलेटेड। अगर आपके पास ये सर्कल रहेगा, है ना, ये सेंटर से रिलेटेड, हालांकि ये होता है आपका h, k और ये आपका होता है x, y। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, एक रेडियस हुआ। और यही रेडियस निकालने के लिए, है ना, यही डिस्टेंस निकालने के लिए तो r बराबर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर। सिंपल है। अब मान लो कि कोई मेरे से बोल दे कि जो कोई भी सर्कल का सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पे है ना, ऐसे कोई बोल दे कि जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो कहां है, ओरिजिन पे है। वो कहां है, ओरिजिन पे है, मतलब कि वो 0,0 पे है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका h, k है वो दरअसल में 0,0 है। तो ये फॉर्मूले में अगर मैंने x माइनस 0 का होल स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर आएगा। तो एक तरफ से r स्क्वायर बराबर यही मिला ना मुझे, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। बेटा यही तो मिला मेरे को, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का कॉन्सेप्ट है और ये सर्कल के कॉन्सेप्ट से जनरली पूछा जाता है। सेम एलिप्स का होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। वो सारी चीजें मैंने आपको फॉर्मूले वाले पार्ट में कवर करा रखा है। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट जो कि आपके अभी एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है। बच्चा सब कुछ रेडी कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में होती है, इसीलिए मैंने आपको वो डिटेल में थोड़ा वो किया। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।